हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 16 में। 15 प्रैक्टिस सेट करके इस चैनल पे डाल चुका हूँ। आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक से लेके कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में कौन थे? कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। कौन माना जाता है? माना जाता है नेहरू युग को। अगला क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो ये रखा गया था चौथी। स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसमें 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारतीय नागरिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ होता है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के नियम के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन कौन शामिल थे अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो वो शामिल थे जस्टिस फजल अली, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 लोग शामिल थे दिए गए ऑप्शंस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम जो है वो है अरावली रेंज। अरावली रेंज राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये सब राज्य में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, और अरावली रेंज का जो सबसे उच्चतम चोटी है वो है माउंट आबू। पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व में अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो होती है ये कॉटन की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो इस समय ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है, इसमें बताना कि कौन कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें पहला कथन जो है, यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, ये सही है। तीसरा कथन है, यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो ये 2 कथन सही है, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 3 कथन दिया हुआ है, इसमें बताना कि कौन कौन सा कथन सही है। तो सातवाहन शासकों के बारे में बताना है। तो इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है सातवाहन शासकों के बारे में। किस प्राचीन स्तूप का नाम घान्य कटक है? तो ये अमरावती का स्तूप है, उसी का नाम घान्य कटक है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में 24 बार हुआ है। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो ये ग्राम सभा। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है? तो ये किया है फाहियान ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था वीरसेन। कौन था? वीरसेन। गुप्त काल में महाबला अधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो ये संबंध रखता था सेना का सेनापति। सूची दिया हुआ है, पहला सूची है इसमें विद्रोही नेता और दूसरा जो है विद्रोह का केंद्र।
इसमें बताना है कि कौन कौन सा जो नेता था किस इलाके में अपना वो विद्रोह किए थे 1857 का, तो वही बताना है। तो इसका जो आंसर है बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह उन्होंने किया था दिल्ली से, विरजिस कादिर किया था लखनऊ से, कुंवर सिंह तो सबको पता होगा ये जगदीशपुर से, और लियाकत अली जो थे ये इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो इसका आंसर है वसावन। वसावन जो है प्रमुख चित्रकार नहीं थे, बाकी जो चित्रकार थे उनको भी याद कर लेते हैं। विशन दास, मंसूर और मनोहर, ये 3 प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे जहांगीर के समय। फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी डिंडीगुल में। और ये डिंडीगुल जो जगह है ये तमिलनाडु में आता है। जेवीपी आयोग में निम्न में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन शामिल नहीं था जेवीपी आयोग में? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी सीतारमैया, ये तीनों शामिल थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा समाजवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वो कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन बड़ा था बस। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो ये किसका उल्लंघन माना था? तो ये था अहिंसा का। कलकत्ता, मद्रास और तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसरॉय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो ये आया था लॉर्ड कैनिंग के। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो बनाया था मोहम्मद रजा खान को। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकल दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका फोकल दूरी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो का तो रह जाता है। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का मतलब होता है सुपर कंडक्टर, और इसका लक्षण क्या होता है? तो शून्य पारगम्यता मतलब होता है परमिएबिलिटी, तो इसका 0 परमिएबिलिटी होता है। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं जो है गैस में ठोस। निम्न में से कौन सा एक कोशीय हरित शैवाल है? तो ये है क्लेमाइडोमोनस, ठीक है। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। इसमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अमरबेल को। निम्न में से कौन सा द्विलिंगीय पुष्प है? तो ये है गुड़हल एवं सरसों। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ऑर्निथिन चक्र द्वारा। मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो ये मस्तिष्क होता है, बाकी थाइमस, तिल्ली और लसिका पर ये सब शामिल होता है। हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? तो ये कार्य करती है शरीर की ऊष्मा का जो क्षय होता है उसके विरुद्ध। निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रोटीन। किसको कहा जाता है? प्रोटीन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? तो किसका होता है? तो ये होता है NaCl का। ये NaCl का तुल्यांकी भार और आणविक भार जो होता है ना, तुल्यांकी भार और ये आणविक भार का जो इंग्लिश होता है, तुल्यांकी भार को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट और आणविक भार को कहा जाता है इंग्लिश में मॉलिक्यूलर वेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? तो इसमें मंद ऑक्सीकरण होता है, उसी के कारण मंद ऑक्सीकरण। एक ब्रीडर रिएक्टर है,
एक ब्रीडर रिएक्टर हुआ है, क्या है, तो जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडीय सामग्री का उत्पादन करते हैं, जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडीय सामग्री की उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1924 निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में बाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था के.पी. मेनन ने, के.पी.के. मेनन ने। महाभारत में के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो इनका नाम था फेरुन देवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? तो वो थे तिरुवल्लुवर। कुरल महाकाव्य है एक दक्षिण भारत का, उसके लेखक थे तिरुवल्लुवर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये है कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, जिसको कि शॉर्ट में कहा जाता है सिंबॉलिक, INSDOC, कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी शब्द जो होता है ये घुड़दौड़ से है संबंधित, घुड़दौड़ से। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था कोठारी कमीशन ने। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कुछ नीति दिया गया है एक साइड, और एक साइड वर्ष की, कौन सा नीति किस वर्ष में आया था, तो वही बताना है। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है ये 1988 ईस्वी में आया था। राष्ट्रीय विद्युत नीति ये है 2005 में आया था। राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये 2000 में आया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक सुधारों का अंग जो नहीं है वो है केंद्रीकरण। बाकी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण नई आर्थिक सुधारों का अंग है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र का मतलब होता है कि ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का। मालथस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो ये जो है खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंध की खोज की गई थी, किसके अनुसार? तो यह है मालथस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार। तो इसी के साथ ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है। पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए सेट वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही हर एक एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट के लिए बने रहिए, और अच्छे GK GS के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।